गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, और इस यूनिट में आज का अपना टॉपिक रहेगा किरचॉफ इक्वेशन, और ये लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। उसके बाद में यूनिट कंप्लीट है। इसके बाद कल क्लास में हम इसकी नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ इक्वेशन है, किरचॉफ इसमें साइंटिस्ट का नाम है, इसने सबसे पहले ये इक्वेशन दी थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इन्हें किरचॉफ इक्वेशन का नाम है वो रख दिया था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा किरचॉफ इक्वेशन में। किरचॉफ इक्वेशन किसके लिए दी गई, तो किरचॉफ ने क्या किया कि जो एंथैल्पी होती है रिएक्शन की या उष्मा होती है, उस उष्मा या एंथैल्पी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर के इफेक्ट को उष्मा किसी भी रिएक्शन की हीट और एंथैल्पी पर टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करने के लिए, अब ये तो हो गया कंफर्म कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा हीट और एंथैल्पी दोनों पे, तो किसी भी रिएक्शन की हीट और एंथैल्पी पे टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करने के लिए किरचॉफ ने अपनी इक्वेशन दी थी, जिन्हें इसी के नाम से किरचॉफ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो एक तो एंथैल्पी की ताप पे क्या डिपेंडेंसी है, क्या निर्भरता है, और एक हीट पे या इंटरनल एनर्जी पे की टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। दो इक्वेशन बनेंगी किरचॉफ की, दोनों हमें बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसके लिए दी थी, किसी भी रिएक्शन की हीट और उस रिएक्शन की एंथैल्पी पर ताप की डिपेंडेंसी या निर्भरता को बताने के लिए इक्वेशन है वो दी गई थी। देखिए अब हम मान लेंगे कि माना एक केमिकल रिएक्शन है, सपोज कर रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में ए रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है बी। रिएक्टेंट ए था, प्रोडक्ट बन गया बी। इस रिएक्शन के लिए हम इंटरनल एनर्जी में चेंज देखें, इंटरनल एनर्जी चेंज इस रिएक्शन के लिए जिसमें ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज देखें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल ई इज इक्वल टू क्या आएगा, तो वो आएगा प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, तो उसको हम लिखेंगे ई बी माइनस में ई ए। तो इस रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी में चेंज रहेगा डेल ई इज इक्वल टू प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। इक्वेशन नंबर एक है वो यहाँ पे बन गई। उसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा। अब हम इस समीकरण को क्या करते हैं, अवकलित करते हैं किस पे, स्थिर आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ताप के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण एक का कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी स्थिर आयतन पर टेम्परेचर के सापेक्ष इस रिएक्शन का अवकलन करने पर तो क्या बनेगी, डेल ई अपॉन में डेल टी, टेम्परेचर के सापेक्ष कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इज इक्वल टू डेल ई बी अपॉन में डेल टी बी माइनस में डेल ई ए अपॉन में डेल टी, सॉरी वी है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। बन गई इक्वेशन नंबर टू। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम या स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज उस रिएक्शन की कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी या स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाएगी, जो हमने पीछे लिखी थी ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्थिर आयतन पे ऊष्माधारिता, उसको हमने इस प्रकार से लिखा था, यही तो है। ई भी आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये भी क्या है, स्थिर आयतन पे ऊष्माधारिता है, किसकी है, बी की है। ये भी स्थिर आयतन पे ऊष्माधारिता है, सेम फॉर्मूला किसकी है, ए की है। यहाँ पे यही चलेगा, डेल अपॉन में डेल टी वी। ये सारे हम हटा के लिखे यहाँ पे, तो इसको हम किस प्रकार से लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया डी डेल ई अपॉन में डी टी, वॉल्यूम वगैरह सब हटा दिए। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर थ्री में जो चेंज करना है वो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री में चेंज क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस में रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी। इसको यदि हम एक साथ में लिखें तो इसको हम डेल सीवी के नाम से भी लिख सकते हैं, डेल सीवी इक्वल टू सीवी बी माइनस में सीवी ए। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस इक्वेशन में से हम dt को इस साइड ले जाएं, यदि
तो ये क्या बनेगा डी डेल ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी। समीकरण नंबर 4 चेंज क्या किया, यहाँ को तो इस पूरे को तो हमने डेल सी वी लिख दिया, ठीक है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी में डिफरेंस, और dt को उठा के इस साइड ले जाइए, यहाँ पे भाग में तो इस साइड में लिखेंगे तो ये गुणा में लिखा जाएगा। होगी यहाँ तक 4 नंबर इक्वेशन। उसके बाद में देखें हम चेंज क्या होगा। अब टेम्परेचर का जो प्रास, यदि हम बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस में इस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा कि ताप के कम रेंज में CV का मान क्या होता है, लगभग कांस्टेंट होता है। तो अब हम यदि समीकरण नंबर 4 का क्या करें, समाकलन करें, तो समाकलन इसका तो होगा नहीं क्योंकि CV का मान क्या है, बहुत कम है। तब यहाँ पे क्या बनेगा अपना समीकरण नंबर 4 का समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 ये बनेगा डेल E2 T1 से T2 तक कर रहे हैं हम इसका टेम्परेचर डिफरेंस इस रिएक्शन की स्टडी, तो इंटरनल एनर्जी T1 पे E1 T2 पे E2 डेल E2 डेल E1 इज इक्वल टू डेल CV का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है ताप के कम प्रास में, यानी T1 और T2 जिस लिमिट में हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लिमिट बहुत छोटी है। T1 और T2 में कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस होने के कारण से कम डिफरेंस पे CV क्या होती है, लगभग कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये जैसा है वैसा का वैसा लिखा देंगे। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे T2 माइनस में T1 और ये बन गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 बनी है इस इक्वेशन नंबर 5 को हम किरचॉफ इक्वेशन बोलेंगे, किरचॉफ इक्वेशन रहेगी। और किरचॉफ इक्वेशन ये जो 5th इक्वेशन है इससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है या टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार से निर्भर करती है, इसे हम समीकरण नंबर 5 से ज्ञात कर लेंगे हम। तो समीकरण नंबर 5 है किरचॉफ की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है, किरचॉफ की प्रथम इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन है वो भी हमें इसी प्रकार से निकालनी है, तो दो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। आगे अपनी किरचॉफ की फर्स्ट इक्वेशन जो कि किसी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी E पर टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करती है। नेक्स्ट देखें तो किरचॉफ की इंटरनल एनर्जी के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट को शो करने वाली इक्वेशन तो आ गई, लेकिन टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को भी सेम इसी प्रकार के इक्वेशन से शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज ए केमिकल रिएक्शन, सपोज ए केमिकल रिएक्शन ए से क्या बन रहा है बी बन रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं लिख करके यहाँ क्या हम लिखेंगे, हम एंथैल्पी में चेंज है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज लिखेंगे। तो एंथैल्पी चेंज डेल एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एंथैल्पी एच बी माइनस में रिएक्टेंट की एंथैल्पी एच ए। सेम पीछे वाला जैसे है उसमें इंटरनल एनर्जी ई था ना, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी, एंथैल्पी आ जाएगी एच। तो इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस में रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमें कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित करना है, जबकि पीछे वाले में हमने क्या किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित किया था। जबकि यहाँ पे हमें समीकरण नंबर 1 को कांस्टेंट प्रेशर पे स्थिर दाब पे ताप के सापेक्ष अवकलित करना है। तो इक्वेशन देखो अवकलित करने के बाद में क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी डेल एच अपॉन में डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू डेल एच बी अपॉन में डेल टी पी माइनस में डेल एच ए अपॉन में डेल टी पी। इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को पता है कि सीपी क्या होता है, सीपी होता है किसी भी एंथैल्पी परिवर्तन, ताप के सापेक्ष किसी सिस्टम की एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन हीट कैपेसिटी कहलाएगा। कौन सी हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर या स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सीपी है वो कहलाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखें आप क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 में ये किसको बता रहा है, प्रोडक्ट बी की हीट कैपेसिटी को बता रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, माइनस में ये बता रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए की हीट कैपेसिटी को। इसको हम लेके देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा डी डेल एच अपॉन में डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 में
कि ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा सी, सॉरी ये लिखा जाएगा सी पी बी और सी पी ए, इसको हम डेल्टा सी से लिख सकते हैं डेल्टा सी पी। डेल्टा सी पी का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस में रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस साइड से हम डी डेल एच लिख देंगे यहाँ पे, और यदि हम डी टी इस साइड ले जाए तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे, तो डी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी पी डी टी, इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 में क्या जो सी पी है, सी टेम्परेचर की रेंज, यहाँ पे भी सेम वही लाइनें लिखनी है आपको कि ताप के कम प्रास में हमें, ताप के कम प्रास में इक्वेशन नंबर 4 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे सीपी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जैसे ताप की कम रेंज में, ताप में कम डिफरेंस होने पर सीवी कांस्टेंट रहता है, वैसे सीपी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका तो समाकलन होगा नहीं, इसका हम T1 टेम्परेचर पे H1, T2 पे H2 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे डी H2 माइनस में H1 इज इक्वल टू डेल्टा सी पी T2 माइनस में T1। 5 नंबर इक्वेशन। यहाँ पे जो समीकरण नंबर 5 है वो किरचॉफ की सेकेंड इक्वेशन है, किरचॉफ की सेकेंड इक्वेशन है, जो कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी पर टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करती है। तो किरचॉफ की दो इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन जो थी ना, उसके अंदर यहाँ पे E2 माइनस E1 था, वो इक्वेशन तो किसी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी पर टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करती है कि टेम्परेचर के साथ में इंटरनल एनर्जी किस प्रकार से चेंज होगी। और किरचॉफ की जो सेकेंड इक्वेशन है वो रिएक्शन की एंथैल्पी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये रिएक्शन की एंथैल्पी और टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से चेंज होती है, उसकी डिपेंडेंसी को शो करती है। ये थी आपके किरचॉफ की दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है, कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट्स बचे हुए हैं उसमें एक आपके है फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन विज्ञान, एक है यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम और उसके साथ में है केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्य और रासायनिक साम्य। और दो बच गई इसके अंदर, इलेक्ट्रो फर्स्ट और इलेक्ट्रो सेकंड। तो एक यूनिट होगी, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। इनमें से कोई भी एक है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना।